हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जो आपके यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आज का हमारा वीडियो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, जिसमें आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसे से संबंधित आपको डिटेल्स बताएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि एसी मोटर की घूर्णन गति फ्रीक्वेंसी तथा पोल्स की संख्या के होती है। तो यहाँ पर तथा पोल्स की संख्या की होती है। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है कि NS बराबर 120 F/P। F क्या होता है यहाँ पर? सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्स। P ये होता है आपका नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ क्या होता है? पोल्स, ध्रुवों की संख्या। और ये कितना ये क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर होता ये है कि NS जो होगा वो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती होता है, और P के NS का मान पोल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाएंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा। अब पोल अगर बढ़ाते हैं तो स्पीड का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, पोल की संख्या बढ़ाने पर सिंक्रोनस स्पीड का मान कम होता है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? देखिए, सप्लाई बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी के क्या है? अनुक्रमानुपाती, और पोल्स की संख्या के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? स्टेटर में क्या होता है? वाइंडिंग। और स्टेटर में कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो थ्री फेज जब इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण, इंडक्शन मतलब क्या होता है? प्रेरण। तो क्या होगा? थ्री फेज के सप्लाई द्वारा वो चलेगा। यदि वो टू सिंगल फेज का मोटर है तो सिंगल फेज से चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कितने फेज की सप्लाई आवश्यकता होती है? तो रोटेटिंग मतलब घूर्णती, घूर्णित, घूर्णित और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए जब हम स्टेटर में आप थ्री फेज की सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा? रोटेटिंग फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर आप डबल फेज का भी सप्लाई देंगे तो भी ये रोटेटिंग फील्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पर कर लिख रखा है कि न्यूनतम कितने फेज होने चाहिए? दो। न्यूनतम कितने फेज होने चाहिए? दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो फेज में आपका रोटेटिंग फील्ड उत्पन्न होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तब हमको क्या लगाना है? डी। लेकिन अभी के लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूनतम दो फेज होने चाहिए। अगला, जिस रोटेटिंग स्पीड पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गतिमान होता है वह कहलाती है। तो यहां पर ये आपके हो गया स्टेटर। और स्टेटर में क्या होता है? वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और स्टेटर किससे जुड़ा होता है? योक से। किससे जुड़ा होता है? मशीन का बाहरी हिस्सा होता है योक, और योक के अंदर फर्स्ट वाली जो वाइंडिंग होती है योक होता है, और द्वितीय क्या होता है? आपका रोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है? रोटर। और ये क्या है आपका? स्टेटर। क्या होता है? ये स्टेटर। अब स्टेटर में जो रोटेटिंग फील्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं NS। और जो NR में हो, NR की स्पीड होती है उसको दर्शाते हैं NR। रोटर की स्पीड को किससे दर्शाते हैं? NR से। S सिंक्रोनस स्पीड। क्या होगा? सिंक्रोनस, सिंक्रोनस स्पीड। और ये होता है आपका तुल्यकालिक गति। क्या होता है? तुल्यकालिक गति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। रोटर की स्पीड NR से, स्टेटर की स्पीड क्या होती है? NS से दर्शाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोटर स्पीड का मान सिंक्रोनस स्पीड से होता है। देखिए रोटर स्पीड कह रहा है कि रोटर स्पीड का जो मान है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होता है, ये सदैव कम होता है। क्यों? ये ज़्यादा कब होगा? ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपका स्टेटर हो गया और इसमें एक रोटर हो गया और इसको सप्लाई दे दिए आप। तो जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो जो इसका फ्लक्स होता है, फ्लक्स का जो इसका स्टेटर की स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड, इसको हम लोग दर्शाते हैं एनएस से और रोटर को दर्शाते हैं किससे, एनआर से। तो यहाँ पर एनएस की जो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो एनआर से हमेशा, एनआर से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होता है, सदैव ज़्यादा होगा। किसके लिए? मोटर के लिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर अपान में क्या होगा, एनएस। ठीक है। यदि स्लिप को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा, रोटर स्पीड सदैव कम होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि एनआर का ही मान ज्यादा हो जाए, यहाँ पर अगर एनआर का मान ज्यादा होगा तो क्या होगा, सुनिए। यहाँ पर हम एक मानक मान लेते हैं कि हम मानते हैं कि एनएस की जो स्पीड है, एनएस की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो हम इसको मान लेते हैं 10। ठीक है, समझने के लिए इसको हम लोग मान लिए हैं 10 और एनआर की स्पीड कम है तो यहाँ पर एनआर को हम मान लेते हैं 8। ठीक है, इसको मान लेते हैं 10 आरपीएम और इसको मान लेते हैं 8 आरपीएम। आरपीएम मतलब रोटेट पर मिनट। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि स्लिप का जब मान निकालेंगे तो एनएस का मान रखेंगे 10 माइनस एनआर का मान कितना हो जाएगा, 8 अपान में हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 2/10, ये आ गया 0.2। स्लिप का मान कितना है, 0.2। ठीक है। अब देखिए यदि मान लीजिए ये किसके लिए होगा, ये आपका होता है मोटर के लिए। मोटर के लिए स्लिप का मान जो होगा वो हमेशा प्लस होगा मोटर के लिए। अब देखिए आप रोटर का स्पीड हमेशा एनएस से कम होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि एनआर का मान ज्यादा हो जाए तो जब स्टेटर के स्पीड से, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से, जब रोटर का ही स्पीड अगर ज्यादा हो जाता है, अगर रोटर का स्पीड एनएस से ज्यादा हो गया तो ये मोटर अब मोटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, जनरेटर की तरह। अब किसकी तरह व्यवहार करेगा, जनरेटर की तरह। अब देखिए क्या होगा, और जनरेटर की कंडीशन में स्लिप का मान किस में आता है, माइनस में। यदि स्लिप का मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब कि जो आप मोटर का जो टॉपिक है, यानी स्लिप का मान निगेटिव आने के कंडीशन में आपका मोटर की तरह नहीं, आपका वो जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एनआर आपका क्या हो गया, ज्यादा, तो हम इसको ले लेते हैं 10 और एनएस हो गया है कम तो इसको ले लेते हैं 5। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब स्लिप का मान निकालेंगे तो एनएस के स्थान पर कितना हो जाएगा, 5 और इसके स्थान पर 10 अपान में क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर हो जाएगा -5 अपान में कितना हो जाएगा, 5 कट जाएगा, कितना आएगा माइनस। किस में आया, माइनस। क्यों? क्योंकि आपने एनआर का मान ज्यादा कर दिया और कभी भी मोटर के लिए एनआर का मान सिंक्रोनस स्पीड से सदैव कम होगा। तो क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस स्पीड तथा रोटर स्पीड का अंतर कहलाता है। तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड का अंतर ये क्या है, एनएस और ये एनआर क्या कहलाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनएस माइनस एनआर अपान में जब एनएस से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्लिप। ये क्या होता है, स्लिप, अभी लिखे थे। तो ये फार्मूला होता है और अंतर क्या कहलाता है आपका, एब्सोल्यूट स्लिप और स्लिप दोनों कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। और इस पर आपका एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको परसेंटेज में अगर बदलना हो तो ये स्लिप किस में हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है। रोटर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है, तो देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है ये होता है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर एस गुणे एफ एस। एफ आर क्या है, ये रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर की आवृत्ति है। ठीक है, रोटर की आवृत्ति है। और
एस आपका क्या है, स्लिप, एस क्या है, ये स्लिप, और एफ एस क्या है, एफ एस क्या है, ये सप्लाई, सप्लाई आवृत्ति, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको तो आपको याद रखना है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, 99% चांस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज, आपको क्वेश्चन लगाते समय पहले तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। एफ आर बराबर क्या होगा, एस गुणे एफ एस, मतलब स्लिप गुणे स्टेटर फ्रीक्वेंसी। ध्यान से आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल लगाते वक्त अगर आवृत्ति का मान नहीं दिया हो तो आपको 50 हर्ट्ज वहां अपने मन से रख लेना है। सप्लाई आवृत्ति क्या होगा, फिक्स होगा, इंडिया में स्टैंडर्ड मानक है इसका, तो दे या ना दे हमको 15 ले लेना है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में देता है, मान लीजिए वो 25 दिया हो, तो आपको उसी का मान रखना है। ठीक है, देगा 50 हर्ट्ज तो 50 हर्ट्ज रखिए, नहीं देता है तो आपको 50 हर्ट्ज रखना ही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो स्लिप ज्ञात करने का एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान में क्या होता है, एन एस। तो कौन सा सही होगा, ये आपका क्या होगा, गलत। एन एस माइनस एन आर अपान में एन आर, ये भी गलत। आपका क्या होगा, एन एस माइनस एन आर अपान में क्या होगा, एन एस। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है। तो सुनिए, स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय क्या होगा, स्टार्टिंग के समय रोटर फ्रीक्वेंसी यानी एफ आर का मान किसके बराबर होता है, तो स्टेटर के फ्रीक्वेंसी के बराबर। स्टार्टिंग के टाइम क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम जब आपका मोटर स्टैंड स्टील कंडीशन में खड़ा हो। स्टैंड स्टैंड स्टील, स्टैंड स्टील का मतलब क्या है कि एनआर का मान क्या होता है, 0। लेकिन ये क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग के समय मतलब जब मोटर रुका हुआ है और स्टार्टिंग के दौरान रोटर फ्रीक्वेंसी का मान किसके बराबर होता है, तो स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर, स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगला, इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के होता है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। रोटर रेजिस्टेंस के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। यहाँ पर सुनिए ध्यान से, देखिए जब हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, जब इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के दौरान वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, बहुत हैवी करंट लेता है। अब स्टार्टिंग में जो भी मोटर का टॉर्क होता है वो क्या होता है, ज्यादा। और जैसे जैसे स्पीड का मान बढ़ने लगता है तो टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यानी रोटर रेजिस्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो टार्क का मान क्या होगा, कम। रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो टार्क का मान होगा कम। ठीक है, और इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती यानी टॉर्क जो होगा वो रोटर रेजिस्टेंस के, रोटर R2 मतलब रोटर रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा 3 फेज पिंजरानुमा प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है। पिंजरानुमा का मतलब होता है स्क्वायरल, स्क्वायरल केज इंडक्शन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है दिया है, नहीं, निगेटिव, ध्यान से पढ़ना, क्या दिया, नहीं। कम्यूटेटर इसका किसका होता है, ये डीसी मशीन के लिए होता है। डीसी मशीन के लिए होता है, वो चाहे डीसी मोटर हो या डीसी जनरेटर हो उसमें उपयोग किया जाता है।
और कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है कि यह एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बोथ डायरेक्शन वर्किंग करता है। और इसको हम लोग कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। यांत्रिक दृष्टिकारी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, वेरिंग होता है, स्टेटर जिसमें सप्लाई दी जाती है, और एक होता है रोटर। ठीक है, तो ये तीनों होगा, लेकिन कम्यूटेटर डीसी मशीन का हिस्सा है जो 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? इंडक्शन मोटर में स्थिर रहने वाला भाग क्या कहलाता है? मैग्नेटिक पोल्स। क्या होता है? मैग्नेटिक पोल। अब देखिए, कुछ लोगों को लग रहा हो कि स्टेटर भी होगा, लेकिन स्टेटर तो स्थिर होता है, लेकिन स्टेटर में वाइंडिंग किया जाता है। स्टेटर में क्या होता है? वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, और आर्मेचर किसका हिस्सा होता है? ये डीसी मशीन का। आर्मेचर किसका होता है हिस्सा? डीसी मशीन का। अगला क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग की जाती है? 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और देखिए, आप मोटर में आप डेल्टा और आप स्टार वाइंडिंग की जाती है, लेकिन जनरली आप स्टार में वाइंडिंग की जाती है। और यहाँ पर स्टार में क्या होता है कि फेज डिफरेंस, ये दोनों में जो कोण बनता है, ये कितना होता है? आर वाई बी के बीच कितना? 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग कितने डिग्री पर स्थापित किया जाता है? तो 120 डिग्री। वो भी कब? जब स्टार में संयोजित होगा तब 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 120 डिग्री। तो डेल्टा और स्टार में कितने होते हैं? 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन, योक किस धातु के बनाए जाते हैं? योक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो योक आपका जो बना होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। योक किसका बना होता है? ढलवा लोहे का। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। इसका काम क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, ढलवा लोहा यानी योक के सहारे आपको क्या होता है? स्टेटर उसमें ज्वाइंट होता है, स्टेटर में वाइंडिंग किया जाता है, स्टेटर में स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, उसी स्लॉट में वाइंडिंग किया जाता है। दूसरा चीज, योक जो होता है एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड को पथ प्रदान करता है। ये राउंड गोलाकार योक होता है और उसमें स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब आगे, अब यहां से योक किस धातु का बना होता है? तो कास्ट आयरन का, और इसको ढलवा लोहा भी कहा जाता है। ढलवा लोहा या बूना भी इसको कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या स्थापित की जाती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या स्थापित की जाती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में क्या स्थापित की जाती है? वाइंडिंग। क्या स्थापित की जाती है? वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, देखिए यहां पर आपका रोटर हो गया। ठीक है, और इसी पर सॉफ्ट पर यहाँ पर स्लिप रिंग जुड़े होते हैं, और जो भी इसमें चालक होते हैं वो इस स्लिप रिंग से क्या होते हैं? ये जुड़े होते हैं। दूसरा चीज कि यहाँ पर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। अब मान लीजिए कि जो मोटर स्लिप रिंग, ये तो स्लिप रिंग है, और मान लीजिए कोई अगर सिंपल इंडक्शन मोटर है जिसमें आपको चालक अंदर करके शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इन रिंग पर क्या होता है? इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। इसमें चालक तो आपका होता है, लेकिन उसको क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं, जो हमको दिखता नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे कि इस रोटर पर क्या होता है
कि तिरछे तिरछे इस पे निशान कटे रहते हैं। रोटर पर क्या होता है, तिरछा निशान कटा रहता है, आप लोग देखे होंगे। इसको क्या कहा जाता है, जान लीजिए, इसको कहा जाता है स्क्विंग। इसको क्या कहते हैं, स्क्विंग। अगर ये मान लीजिए कि अगर ऐसा ना होता तो मोटर में क्या होने लगता, नॉइज, ये शोर होने लगता और मोटर सही से चलता नहीं। तो ये तिरछे कटने का एक बेनिफिट है, यहाँ पर मोटर में नॉइज कम होता है और अच्छे तरीके से चलता है। ठीक है, इस कटे हुए तिरछे कटे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, स्क्विंग। ठीक है, कटे हुए हिस्से पर यह आपसे पूछ सकता है कि रोटर पे जो कटे हुए हिस्से होते हैं, तिरछे कटे हुए हिस्से को किस नाम से जानते हैं, तो स्क्विंग कहा जाता है। ठीक है, और इसमें स्लिप रिंग के लिए क्या होता है, इसमें वाइंडिंग किया जाता है और यहाँ पर स्लिप रिंग से अटैच होता है। अगला, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन ऐसा मोटर है कि उसकी जो स्टार्टिंग टार्क होती है, स्टार्टिंग टार्क जो होता है वह मैक्सिमम होता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग टार्क स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों स्लिप रिंग से संयोजित किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों स्लिप रिंग से संयोजित, किससे संयोजित किया जाता है, तो 3 फेज वाइंडिंग से। अभी आपको बताया है किससे होता है, तो 3 फेज वाइंडिंग से 3 स्लिप रिंग संयोजित किया जाता है। और एक चीज और, यदि वो 2 फेज का होगा तो आपको जनरली 2 स्लिप रिंग भी देखने को मिलेगा, 2 स्लिप रिंग। ठीक है, 2 स्लिप रिंग भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग को किस कनेक्शन में संयोजित किया जाता है, किस कनेक्शन में संयोजित किया जाता है, तो स्टार कनेक्शन में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तीनों वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में संयोजित किया जाता है। किसमें, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। टार्क क्या होता है, मैक्सिमम, टार्क क्या होता है इसका, मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कंप्रेसर में भी उपयोग किया जाता है और आपका क्रेन में भी होगा, क्रेन में भी, कन्वेयर में भी और उपयुक्त सभी, मतलब सभी में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है, स्टार्टिंग के समय विद्युत धारा का मान 5 से 6 गुना होता है। क्योंकि देखिए, जब आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्टिंग के दौरान टार्क तो मैक्सिमम होगा ही और करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए करंट के मान को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अब वहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है और एसी के केस में वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान क्या होता है, कम होता है और करंट का मान बढ़ने पर वोल्टेज डाउन होता है। तो आप लोग नोटिस किए होंगे मोटर स्टार्ट करने के दौरान, जैसे ही आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो यह वोल्टेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है और जैसे जैसे मोटर रन करता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है और रेटेड पे आकर के अपना वो चलने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम करंट कितना लेता है, 5 से 6 गुना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टार्टर का प्रयोग
स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टर का प्रयोग, स्टार्टर जो है वो आप मोटर को तो बिना स्टार्टर के भी चला सकते हैं। मान लीजिए कि मोटर को हम बिना स्टार्टर के भी चला सकते हैं, लेकिन मोटर को बिना स्टार्टर के चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप बिना स्टार्टर के चलाने के दौरान यहाँ पर जो मोटर का स्टेटर है वो वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल सकता है। क्या हो जाएगा, जल सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान टार्क ज्यादा होने के कारण करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ करेगा, करंट बहुत हैवी करंट लेता है, इसलिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि स्टार्टर जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है और इसको कम देता है। जैसे जैसे स्पीड पकड़ता जाएगा, जैसे जैसे मोटर रन की स्थिति में आता है तो करंट का मान नॉर्मल हो जाता है और वो मोटर चलता रहता है। तो रनिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है, रनिंग करंट को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी तक, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, आपका जो ड्यूल स्टार्टर है वही डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है ये आपका 5 एचपी तक, ठीक है, 5 एचपी तक उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका स्टार्टर होता है स्टार, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसके बाद होता है ऑटो, ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब यहाँ पर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वह 5 एचपी से 15 एचपी तक मोटर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है यह आपका 15 एचपी से ज़्यादा तक के मोटर स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ड्यूल पूछ रहे तो कितने तक के लिए होगा, 5 एचपी तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3 एचपी से 5 एचपी तक मोटर स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एचपी का मतलब क्या होता है, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, इसको कहा जाता है अश्व शक्ति। क्या होता है ये, अश्व शक्ति। ठीक है, तो ड्यूल स्टार्टर 5 एचपी, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है 5 एचपी और 15 एचपी तक के रेंज में किया जाता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो है वो 15 एचपी से ऊपर के मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एनबीसी, एनबीसी को किस नाम से जानते हैं? तो नो बोल्ट क्वायल, नो बोल्ट क्वायल। ये नो बोल्ट मतलब कि यह एक सुरक्षा क्वायल होता है। ठीक है, स्टार्टर में ये होता है। ठीक, नो बोल्ट क्वायल, नो बोल्ट क्वायल क्या होगा, इसका फुल नाम क्या होगा, नो बोल्ट क्वायल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी युक्ति है जो सप्लाई सप्लाई के असफल होने पर, असफल होने हो जाने पर मोटर को ऑटोमेटिक ही ऑफ कर देती है? मोटर को ऑटोमेटिक, मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ कर देती है। तो नो बोल्ट क्वाइल, किस पर, नो बोल्ट क्वाइल पर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी युक्ति जो सप्लाई के असफल होने पर, जैसे आप लोग डीसी में पढ़े होंगे, डीसी मोटर को चलाने के लिए उसमें आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है और 3 पॉइंट स्टार्टर होता है और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। जबकि हम लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये एसी के लिए नहीं होता है, लेकिन उसमें एक सर्किट आपका यहाँ पर एक कॉइल होता है एनवीसी। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जब इससे धारा प्रवाहित होता है, और अब जब भी किसी कॉइल से विद्युत धारा का प्रवाहित होता है और वो टर्नों के रूप में होगा,
तो इसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेट। इसके चारों ओर आपका मैग्नेट बन जाता है, और इसमें वाइंडिंग किया हुआ है तो इसमें बन जाएगा आपका मैग्नेट। और मैग्नेट बनने के कारण, मैग्नेट की तीनों स्टार्टर में ये कहानी होता है, मैग्नेट बनने के कारण नॉर्मल कंडीशन में ये अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन बहुत जब मान लीजिए कि लोड पड़ता है, अब जब लोड पड़ता है तो करंट का मान बढ़ता है, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने से करंट का मान बढ़ेगा, स्पीड का मान क्या होगा, कम होगा, और टार्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब लोड कम होगा तब, अब यहाँ पर जैसे अचानक से लोड बढ़ता है तो करंट का मान इसमें बढ़ने लगता है, और करंट ज्यादा बढ़ने के कारण ये हैवी मैग्नेट मतलब चारों तरफ बनाएगा और इसको अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। उसी प्रकार नो बोल्ट कॉइल ये एक ऑटोमेटिक ही मोटर को क्या कर देता है, बंद कर देता है, और सर्किट आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुले परिपथ की तरह हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी के मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी तक मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 एचपी से 10 एचपी, ठीक है, 10 एचपी तक मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। अब जनरली आप देखे होंगे कि हम बताए हैं आपको कि 5 से लेकर के कहाँ तक, 15 एचपी तक, ठीक है, 5 से ऊपर और 15 के बीच में, लेकिन यहाँ पर दिया है 5 एचपी से, तो 5 एचपी से 10 एचपी तक। लेकिन अगर जनरली आपका 15 होता है तो भी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और 15 से ज़्यादा होगा, 15 एचपी से ज़्यादा होगा तो कौन सा स्टार्टर लगाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अगला क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कितने एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है, आप जानते हैं कि क्या होगा, 15 से ज़्यादा, तो यहाँ पर इसके हिसाब से 10 से ये तो होगा नहीं, ये आपका किस में होगा, अब ये आपका होगा 10 एचपी से ज़्यादा। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में आप किसी किसी किताब में देखेंगे तो 15 से ज़्यादा देगा, 10 से ज़्यादा देगा, तो यहाँ पर जनरली इस हिसाब से क्या है 15, ये तो 10 से लेकर के 15 तक, तो ये 15 तक नहीं ना होगा, इससे क्या होगा ज़्यादा, तो आपको 10 एचपी से ज़्यादा, और 10 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा आपका 15 आ सकता है। तो इस आधार पर लगाते हैं, क्योंकि ऑप्शन किताब के हिसाब से अलग अलग टाइप का देता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है। 3 फेज मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है। सुनिए, यहाँ पर जब 3 फेज हम सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं तो ये फेज सीक्वेंस होता है। फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, फेज सीक्वेंस यानी कला अनुक्रम। कला अनुक्रम क्या है, आर वाई बी, ये सीक्वेंस होता है। ये क्या होता है, आर वाई बी, ये सीक्वेंस है आपका। अब देखिए यहाँ पर कैसे चेंज होगा, ये होगा आर, ये होगा वाई, और ये क्या होगा बी, और ये क्रम होना चाहिए आर वाई बी आर, बी आर वाई, ये सीक्वेंस चलना चाहिए। यदि आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो भी, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आर बी वाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि आप इन दोनों तीनों में किसी दो फेज को चेंज कर देंगे तो इस मोटर की स्पीड क्या होगी, घूर्णन दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस जैसे ही बदलेंगे, दोनों को बदल देंगे तो मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, आर बी वाई क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों को बदल देते हैं तो यहाँ पर आर वाई बी है, अगर इन दोनों को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर बदलने का मतलब कि वाई के स्थान पर बी ला दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी वाई। अब यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो गया, आर बी वाई, तो ये क्या है आर वाई बी क्लॉकवाइज। अब इसको जब बदल देगा तो क्या हो जाएगा आर बी वाई, क्या हो जाएगा ये उल्टा। तो यहाँ पर दो फेज के कनेक्शन को आपस में परिवर्तित करके घूर्णन दिशा को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्क्वायरल केज मोटर को किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है? किस स्टार्टर द्वारा स्टार्ट किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर, उपरोक्त सभी स्टार्टर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो 3 फेज रियोस्टेट स्टार्टर। क्यों? ध्यान से यहां पर सुनिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा। ठीक है, तो देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है? तो यहां पर होता क्या है, यहां पर स्लिप रिंग में रियोस्टेट का मतलब क्या है? रियोस्टेट का, अब यहां पर आपका जुड़ा होता है क्या? स्लिप रिंग। ठीक है, ये स्लिप रिंग जुड़ा होता है यहां पर। स्लिप रिंग, इसमें तो आपका वाइंडिंग रहता है, तो स्लिप रिंग से 3 फेज है, तो थ्री फेज स्लिप रिंग से आपका ये जुड़ा होता है। ठीक है, वाइंडिंग जुड़ गया। अब 3 फेज होगा। रियोस्टेट का मतलब क्या है? देखिए, जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका यहां पर देखिए, ये आपका जुड़ा होता है क्रम से। ठीक है, ये तीनों वायर क्या होंगे? ये जुड़े होते हैं। अब होता क्या है? रियोस्टेट का मतलब ये आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस। अब जब इसको धीरे धीरे घुमाते हैं, कब? स्टार्टिंग के दौरान। कब? स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग टाइम में आप इसको क्या करते हैं? क्यों लगाया जाता है रियोस्टेट? मतलब क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो यह बहुत ज्यादा करंट लेता है, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पर आता है तो करंट आपका यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, यहां से लेकर के इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या है कि करंट, ये मान लीजिए कि ए बी, इसको मान लेते हैं ए डैश, इसको मान लेते हैं बी डैश, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। ए से लेकर के बी तक करंट आने में टाइम ज्यादा दूरी प्रतिरोध है, ए से लेकर ए डैश से बी डैश तक, और सी से डी से। जब मोटर स्टार्टिंग के टाइम इसको धीरे धीरे हम लोग रोटेट कराते हैं, तो जब ये भी रोटेट होगा तो ये भी इसके साथ रोटेट होता है, ये भी रोटेट होता है, और धीरे धीरे आ जाता है ये टर्मिनल आपका बी वाले पर, और ये टर्मिनल आपका आ जाता है यहाँ पर, और ये टर्मिनल आ जाता है आपका यहाँ पर। तो ये रजिस्टेंस का काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कब? जब रन की स्थिति में होगा तब। अब क्यों इसको हटा देते हैं? रन की स्थिति में पूरा रजिस्टेंस क्यों हटा देते हैं? क्योंकि अगर रजिस्टेंस आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? रजिस्टेंस के कारण पावर लॉस बढ़ जाएगा और हीट ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, हीट ज्यादा होने लगेगा। तो क्यों किया जाता है? यहां पर 3 फेज रियोस्टेट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? तो सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए ns बराबर 120 F/P। ns क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक गति। और यहाँ पर F क्या है? ये सप्लाई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और P क्या है? नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और ये क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड किसमें होता है? आरपीएम, रोटेट पर मिनट। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई आवृत्ति और पोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? ns बराबर 120 F/P। ये ns बराबर 120 F/P
पी, आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज और, ये तो आपका मोटर है, ये क्या है, मोटर। और सेम यही फार्मूला जब प्रत्यावर्तक के लिए होता है, तो प्रत्यावर्तक के यहाँ हम लोग NS की जगह किसका मान निकालते हैं, F का, आवृत्ति का। सेम यही फार्मूला होगा, ये मोटर के लिए हो जाएगा NS बराबर, और सब इसके लिए निकालेंगे आपको प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर के लिए। किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। तो जब अल्टरनेटर के निकालेंगे तो F का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NS गुणे P अपान में क्या हो जाएगा 120। ये फार्मूला किसके लिए होगा, हमेशा अल्टरनेटर के लिए लिखा जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर के लिए लिखा जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर स्पेस के द्वारा प्रचालित होता है। कॉन्ट्रैक्टर किसके द्वारा प्रचालित होता है, तो चुंबकीय कुंडली का। जब भी सप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्टर में तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट के कारण ही कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, वो प्रचालित होता है। तो चुंबकीय कुंडली, ठीक है, मैग्नेटिक कॉयल। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर वाइंडिंग को प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है। प्रतिरोध से जोड़ने का उद्देश्य है, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग करंट को सीमित करके स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाना, क्योंकि स्लिप रिंग से अभी जो रियोस्टेट वाला स्टार्टिंग का जो टॉपिक आया था, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। और जब स्टार्ट की स्थिति में आ जाता है तो इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करा देते हैं, रेजिस्टेंस पूरा हट जाता है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग क्या होगा, टार्क को बढ़ाने का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 50 हर्ट्ज पर चलने वाली 4 पोल इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है, तो यहाँ पर सप्लाई कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। सप्लाई कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। पोल की संख्या दिया है, P बराबर कितना दिया है, 4 पोल। और मोटर की तुल्यकालिक गति, तो NS बराबर क्या होता है, 120 F/P। कितना हो जाएगा, 120 गुणे F का मान 50 अपान में ये हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 1500। कितना हो जाएगा ये 1500 आरपीएम। 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम नहीं है तो इसको क्या करें, एक आरपीएस में दिया है, मतलब आरपीएस क्या, रोटेट पर सेकेंड, तो इसको सेकेंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 1500, और डिवाइड करेंगे कितने से, 60 से, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आरपीएस, रोटेट पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, आरपीएस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एफ का मान कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। पोल की संख्या कितना दिया है, 6। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप कितना दिया है, 3%। स्लिप दिया है 3%। तो चुंबकीय क्षेत्र तुलनात्मक के बीच गति क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक गति क्या होगी। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्रों के बीच आपको तुलनात्मक गति बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका दिया है, तो आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्लिप का मान कितना दिया, 3%। तो यहां से हम सिंक्रोनस स्पीड का मान निकाल सकते हैं, तभी तो आपका चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो तुलनात्मक गति मतलब NR का मान आपका क्या होगा, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर NS का मान क्या हो जाएगा, 120 F क्या हो जाएगा, P, और 120 गुणे F का मान कितना हो जाएगा, 50 अपान में P का मान कितना है, P का मान 6, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 1000। NS का मान कितना आ जाएगा, 1000। NS का मान आ गया 1000। अब यहाँ से स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR अपान में क्या होता है, NS। तो स्लिप का मान कितना दिया है, 3%, और इसको परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। NS का मान कितना निकाला है, 1000। NS का मान कितना है, 1000 माइनस NR आपको ज्ञात कर रहा है, NS का मान कितना हो जाएगा, 1000। 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 बराबर 1000 माइनस NR। NR को इधर पक्षांतर कीजिए,
और 1000 और ये हो जाएगा -30, तो बराबर कितना आ जाएगा 970 आरपीएम। कितना हो जाएगा 970 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 5 किलोवाट, ये क्या है, ये आपका पावर है। पावर कितना है 5 किलोवाट, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मान कितना है 50 हर्ट्ज। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने मन से रख लेना है 50 हर्ट्ज। 6 पोल, अगर लेकिन यदि कहीं पर 25 हर्ट्ज लिखा है तो आपको 25 हर्ट्ज पे ही सॉल्व करना है। 6 पोल, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड, ये देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड दिया है। स्पीड मतलब ये किसका मान है एनआर का। एनआर मतलब कितना है 960 और तुल्यकालिक गति कितना है 1000 आरपीएम। एनएस का मान कितना है 1000 आरपीएम। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एनआर का मान से एनएस क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा मोटर के लिए, हमेशा। और स्लिप का मान क्या होगा धनात्मक। कह रहे कि प्रतिशत स्लिप बताए, तो स्लिप बराबर क्या होता है एनएस माइनस एनआर, अपन में क्या हो जाएगा एनएस और गुणा करेंगे क्या 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए। एनएस का मान कितना है 1000, इसका मान कितना है 960, अपान में कितना हो जाएगा 1000 गुणे 100। तो यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल और 1000 इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 अपान में 10, ये कट जाएगा। कितना आएगा 4%। स्लिप का मान कितना होगा 4%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है। इंडक्शन मोटर के टार्क की गणना होती है, तो इंडक्शन मोटर के टार्क की जो गणना होती है वो डीसी मोटर की तरह होती है। ठीक है, देखिए जब स्टार्टिंग के टाइम टार्क होता है तो करंट बहुत ज्यादा और टार्क बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी ड्रॉ करता है। स्टार्टिंग के टाइम करंट का मान ज्यादा और टार्क भी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ने लगता है, तो स्पीड बढ़ता है तो करंट का मान क्या होता है 1/I। करंट का मान क्या होता है कम होता है, तो करंट का मान कम होता है। ठीक है, और टार्क का मान भी घटने लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग के दौरान कम होता है, अरे सॉरी स्टार्टिंग के दौरान टार्क ज्यादा होता है, लेकिन जब मोटर रन की स्थिति में आ गया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और करंट का मान धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में हो जाता है। तो एसी डीसी मोटर की तरह। अगला क्वेश्चन, एक इंडक्शन मोटर किसके साथ काम करती है, अरे सॉरी एक इंडक्शन मोटर किसके साथ काम करती है, मतलब इंडक्शन मोटर किस सप्लाई से चला सकते हैं। इंडक्शन मोटर किस सप्लाई से चलता है, तो इंडक्शन मोटर किससे चलेगा केवल एसी से, वो चाहे 2 फेज सिंगल फेज 3 फेज का हो, किससे चलेगा केवल एसी से। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर कोर होता है उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला, मोटर सॉफ्ट इज मेड बाई, मोटर का जो सॉफ्ट होता है ये आपका हो गया क्या रोटर, और ये आपका हो गया सॉफ्ट। तो मोटर सॉफ्ट इज मेड बाई मतलब मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका बना होता है माइल्ड स्टील का। और इसके अंदर क्या होता है आपका कंडक्टर जो इसको शॉर्ट सर्किट इंड रिंग के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, सबको शॉर्ट कर दिया जाता है, जो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, ये अंदर होता है, लेकिन इसको आप देखेंगे किनारे तो इसको क्या किया जाता है शॉर्ट किया जाता है। ठीक, तो ये किसका बना होता है माइल्ड स्टील का। और इसको शॉर्ट क्यों किया जाता है, इसको शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, कि आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसमें आप कमेंट करके बताइए कि शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है, रोटर को इंड रिंग जो है वो इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है क्यों। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसको शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, थ्री फेज मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो थ्री फेज मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। थ्री फेज मोटर के किस भाग से यांत्रिक शक्ति प्राप्त होती है? किस भाग से यांत्रिक शक्ति? थ्री फेज मोटर में कौन सा पार्ट रोटेट करता है, मतलब यांत्रिक गति से चलता है? योक क्या होता है? ये स्थिर होता है। और आपका सॉफ्ट क्या होता है? ये गतिशील अवस्था में होता है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर स्टेटर भी दिया है तो स्टेटर गलत होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? 43 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है। स्लिप रिंग मोटर का रोटर होता है। वाउंड टाइप रोटर का उपयोग किया जाता है। वाउंड टाइप रोटर का उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? ज्यादा। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो पीतल या स्टील का? किसका? पीतल या स्टील का। इस सॉफ्ट पर इधर आपके जो भी वाइंडिंग है, जो यहाँ पर स्लिप रिंग लगे होते हैं, 3 स्लिप रिंग होता है। थ्री फेज होगा तो 3 स्लिप रिंग, और ये तीनों स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? तो ये बना होता है आपका पीतल का। किसका? पीतल या स्टील का बना होता है। पीतल या स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान है? इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत किसके समान है? तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के समान। किसके समान? थ्री फेज ट्रांसफार्मर के समान। क्यों इसका थ्री फेज ट्रांसफार्मर से तुलना किया जाता है? क्योंकि देखिए, आपके ये स्टेटर हो गया और ये हो गया रोटर। तो आपका रोटर में भी वाइंडिंग होता है एनआर स्पीड, और इसमें भी वाइंडिंग क्या होता है? इसमें भी वाइंडिंग किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड, मतलब स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है और इसमें भी वाइंडिंग होता है। तो जो स्टेटर का वाइंडिंग होता है उसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्राइमरी। और जो रोटर का वाइंडिंग होता है उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफार्मर में भी वाइंडिंग होता है। अंतर क्या है? आप बस सुनते रहिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर अंतर क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि ये भी इसका प्राइमरी होता है और ये इसका क्या होता है? सेकेंडरी। लेकिन ट्रांसफार्मर में आपका जो सप्लाई आवृत्ति होता है वो चेंज नहीं होता है। सप्लाई आवृत्ति क्या होता है? चेंज नहीं होता है। जो भी आप देंगे बस वोल्टेज और करंट के सापेक्ष परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति का मान नो चेंज, बदलता नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि स्टेटर का स्पीड हमेशा क्या होगा? एनआर से क्या होगा? ज्यादा। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो रोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति जो होती है, वो स्टेटर की आवृत्ति तो आपका 50 हर्ट्ज होता है जो देते हैं सप्लाई। इसकी जो आवृत्ति होती है उससे कम होती है और यहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह गतिशील अवस्था से रिलेटेड है। इसमें घर्षण लॉस होता है, ये घूमता है, चलता है, रोटेट करता है। और ट्रांसफार्मर में कोई घर्षण लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नो रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होता है, जिस कारण लॉसेस नहीं होता है। ये पूछ सकता है कि बताइए ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता? तो आपका घर्षण लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में घर्षण लॉस नहीं होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। इसी के वजह से इसको क्या हम लोग कहते हैं? स्टैटिक डिवाइस। तो इसका गुण थोड़ा सा इसका मिलता है, अंतर बस कितना है कि चलता नहीं है। आप इसका सर्किट डायग्राम बनाए, फेजर डायग्राम बनाए, सबका मिलता जुलता होगा। ठीक है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का शक्ति गुणक लगभग कितना होता है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का
शक्ति गुणक कितना होता है, तो 0.8 पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब क्या होता है, लैगिंग। पश्चगामी का मतलब होता है लैगिंग, और लैगिंग का मतलब होता है कि वोल्टेज से करंट आपका क्या चल रहा है, पीछे। क्या चल रहा है, पीछे, यानी पश्चगामी। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि वह इंडक्टिव लोड की तरह बिहेव करेगा, और इंडक्टिव लोड में ही वो क्या करता है, वो लैग करता है। इंडक्टिव लोड में इंडक्टिव इंडक्टिव लोड में क्या करेगा, ये आपका करता है लैग। इंडक्टिव लोड में क्या करता है, लैग करता है। लेकिन ये आपका प्योर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब वाइंडिंग किए हैं तो उस चालक का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध भी होगा। अगर ये प्योर होता तब तो आपको 90 डिग्री लैग करता। लेकिन और ये आपका 0.8 है, वो आपका पावर फैक्टर है। क्या है ये, पावर फैक्टर है ये 0.8। देखिए यहाँ पे लिखा भी है शक्ति गुणक, ये पावर फैक्टर है। अब इसका 90 होता है तो 90 होगा प्योर, तो प्योर के लिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0। पावर फैक्टर cos5 होता है, 90 रखेंगे 0 होगा। ये जब हम वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें ऐसी फंडामेंटल के, इसमें सारे डिटेल बताए हैं हमने। और यहाँ पर क्या होगा, लैगिंग। तो ये इंडक्टिव और रजिस्टिव दोनों से इंक्लूड है, तो एग्जैक्ट इसका 0 तो हो नहीं सकता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। कितना हो जाएगा, 0.8 इंडक्टिव है, पश्चगामी। अगला क्वेश्चन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है कार्बन ब्रश। ये किसका पार्ट है, डीसी मोटर या जनरेटर का। डीसी मोटर या जनरेटर का, जो कम्यूटेटर से लगे होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि इन करंट को, आर्मेचर करंट को कलेक्ट करके, जनरेटर होगा तो आउटपुट में देना, या मोटर है तो लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अन्य नाम है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अन्य, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अन्य नाम है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अन्य नाम क्या है, तो वाउंड मोटर। वाउंड उसका जो रोटर होता है, उसी के आधार पर इसका क्या है, वाउंड मोटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, वाउंड मोटर। अब देखिए हिस्टेरिसिस मोटर। देखिए हिस्टेरिसिस मोटर एक ऐसा मोटर होता है कि जो इसके चलने पर शोर जो होगा वो बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। ठीक है, हिस्टेरिसिस मोटर में शोर थोड़ा बहुत भी आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए इसका किसमें उपयोग किया जाता है, टेप रिकॉर्डर में। इस मोटर का उपयोग रिकॉर्डिंग वगैरह में किया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अदर मोटर उपयोग कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान आप जो साउंड या सिंगिंग, जो भी गाना वाना गाएंगे वो तो रिकॉर्ड होगा ही, और उसके साथ चलने वाले मोटर का भी रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, साउंडलेस। और उसमें क्या होता है, हिस्टेरिसिस मोटर, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और ये सीरीज मोटर को क्या है, इसको बिना लोड के कभी नहीं चलाया जा सकता। बिना लोड के सीरीज मोटर को नहीं चलाते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, नुकसानदायक हो सकता है। और यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह आपका एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है, तो इसके लिए कौन सा होगा, वाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, थ्री फेज स्लिप रिंग को किस प्रकार, थ्री फेज सप्लाई स्लिप रिंग को किस प्रकार देते हैं, किस प्रकार देते हैं। तो अगर स्लिप रिंग वो है तो स्लिप रिंग की सप्लाई देने के लिए हम लोग कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं, सप्लाई देने के लिए। ठीक है, सप्लाई देने के लिए। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, कार्बन ब्रश। अगला, तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होती है। तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कितनी होगी। तो देखिए, यदि ये फार्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपान में क्या होता है, एन एस। तो जब स्लिप का मान, मतलब तुल्यकालिक गति का मतलब क्या है, एन एस और एन आर दोनों क्या हो गए हैं, बराबर। तो यहाँ पर जब एन एस माइनस एन एस रखेंगे
तो ये क्या हो जाएगा NS, तो 0/NS, ये क्या हो जाएगा 0। स्लिप का मान क्या हो जाएगा 0। स्लिप का मान क्या होगा 0। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, मान लीजिए घुमा करके पूछ देगा कि ये इस स्लिप का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या है, स्लिप का मान 0 पर है, तो इसका मतलब है कि जो आपका मोटर है, जो रोटर है, वो रोटर रन की स्थिति में है और हाई स्पीड से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा इन कंडीशन होता नहीं है, लेकिन अगर मान देता है तो, और टार्क क्या हो जाएगा बिल्कुल कम। और स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टील कंडीशन, ये कंडीशन क्या होता है, स्टैंड स्टील कंडीशन का मतलब क्या है कि जब रोटर क्या हो, मोटर रुका हुआ हो, स्टैंड स्टिल कंडीशन, एनआर का मान क्या होगा 0, रोटर चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर स्लिप का मान क्या होगा NS माइनस एनआर का मान चल ही नहीं रहा है 0, NS, ये कितना हो जाएगा NS अपान में NS, कैंसिल, स्लिप का मान क्या हो गया 1, स्लिप का मान 1, इसका मतलब रोटर स्टॉप, स्लिप का मान रोटर स्टॉप, टार्क का मान बहुत ज्यादा, टार्क का मान मैक्सिमम, करंट का मान मैक्सिमम, ठीक है। तो स्लिप का मान कितना होगा 1। अब यहाँ से एक भी चीज सिद्ध हो गया कि स्लिप का मान जब भी होगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर के क्या होगा 1 के बीच में होगा। और यदि स्लिप का मान निगेटिव आ गया तो आपका जो मोटर है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, लाइक एज ए जनरेटर की तरह, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।